हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। हम लोग इस चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th, आईआईटीजी और नीट से जुड़े हुए सारे चैप्टर्स फिजिक्स के करेंगे। चलिए आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर को बात करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर एनालिसिस। जब मैं वेक्टर की बात करता हूं, मेरे दिमाग में दो सेगमेंट आता है। एक है वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा है वेक्टर कैलकुलस। ध्यान रखेंगे, क्लास 11th, 12th, आईआईटीजी और नीट तक के प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, जबकि आपको ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज गेट प्रिपरेशन, नेट, जेस्ट ऐसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा ही इंक्लूडेड होगा। चलिए, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा सब सेगमेंट है वेक्टर अलजेब्रा। अक्सर मैं जब अपने क्लासेस में बच्चों से वेक्टर के बारे में पूछता हूं और कुछ क्वांटिटी देता हूं और पूछता हूं, बताओ बच्चों ये वेक्टर है या स्केलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, बच्चों बताओ सन स्केलर है या वेक्टर है। बच्चों बताओ अर्थ स्केलर है या वेक्टर है। मेरा नाम आकाश है, तो मैं बच्चों को कहता हूं, बताओ मैं आकाश कुमार वेक्टर हूं या स्केलर हूं। अक्सर बच्चे अलग अलग किस्म का आंसर देते हैं। कोई किसी चीज को वेक्टर बोलते हैं, कोई किसी चीज को वेक्टर बोलते हैं, कोई किसी चीज को स्केलर बोल रहे हैं, तो कोई बच्चा किसी चीज को स्केलर बोल रहा है। तब मैं बोलता हूं, ना इसमें अर्थ, ना सन और ना ही मैं, ना वेक्टर है ना स्केलर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे देखते हैं किसमें मैग्नीट्यूड है और किसमें डायरेक्शन है। बस इस आधार पे वो स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, जो सरासर गलत है। वेक्टर स्केलर में मुझे डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे जानना पड़ेगा क्या वह ऑब्जेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है भी कि नहीं, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वह ना ही वेक्टर है ना स्केलर है। सन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अर्थ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और मैं भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हूं। तो चलिए पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसके बारे में बताता हूं। यानी हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। आखिर फिजिकल क्वांटिटी है क्या? हमारे आसपास बहुत सारे क्वांटिटी है, हम सबको स्केलर या वेक्टर में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ऐसे क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके, ऐसे क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके और जिनके आधार पर फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया जा सके या जिनका उपयोग फिजिक्स में हो, ऐसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मैं इसको लिखता हूं, आप नोट करेंगे। दोज क्वांटिटीज which can be measured and in terms of which laws of physics are described। ऐसे क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके और जिनके आधार पे लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जा सके आर
known as physical quantities। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। These can be classified as mainly as two types। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको मात्र दो तरीके से ही डिफरेंशिएट करते हैं। हालांकि एक और क्वांटिटी है जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस टेंसर को अलाउ नहीं कर रहा है पढ़ाने को, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसको मेनली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, आउट ऑफ विच वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर। जिसमें से हमारा पहला क्वांटिटी है इट इज स्केलर और दूसरा क्वांटिटी है वेक्टर। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको वाइप आउट करूंगा। मैंने बात किया फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके और जिनके आधार पर फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन किया जा सके, या जिनका उपयोग फिजिक्स के थ्योरी में, लॉ में हो, वैसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अर्थ को तो मेजर किया जा सकता है, तो अर्थ फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है? नहीं, अर्थ के मास को मेजर करते हैं, इसलिए मास फिजिकल क्वांटिटी है। अर्थ के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, इसलिए वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है। मेरे लंबाई को मेजर किया जा सकता है, तो लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है, मैं नहीं। इसका मतलब आपको फिजिक्स की ग्रामर को ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिक्स क्या कहता है। बहुत अक्सर बच्चे कहते हैं सर थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो भी आप न्यूमेरिकल गलती करेंगे, यानी न्यूमेरिकल को समझ के बनाना है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। आखिर स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी होने से पहले उससे पहले फिजिकल क्वांटिटी होना पड़ेगा, तब वो स्केलर या वेक्टर है। Those physical quantities, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब कुछ बच्चे समझते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू। आप साधारण भाषा में इसी को वैल्यू कहते हैं। 10, 5, 15, 25, 35, 40, ये सब क्या है? वैल्यू है, या न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिए, यानी मैग्नीट्यूड का सिंपल मीनिंग है वैल्यू। ठीक है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड are known as scalar quantities। ऐसे क्वांटिटी को हमें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है। फॉर एग्जांपल टाइम। टाइम अक्सर हम लोग टाइम का यूज करते हैं, 5:10, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए टाइम। डिस्टेंस,
स्पीड, वर्क, अब मैं लिख देता हूं ETC, क्योंकि एक जगह पे सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप पूरी तरह से याद नहीं कर सकते हैं, वो रट्टा मारना हो गया। इसलिए जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे आप देखते जाएंगे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। और डाउन कीजिए। अब मैं लिखता हूं वेक्टर, ठीक है। ध्यान देंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये भी पहले फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, which have both magnitude and direction, जिसके पास दोनों चीज है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, साथ ही साथ उनके पास डायरेक्शन भी है। are known as vector quantities। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन बहुत ऐसी चीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी वह फिजिकल क्वांटिटी, फिर भी वह वेक्टर नहीं है। उसका कारण यह है कि वह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते होंगे। यानी वेक्टर के लिए एक बहुत मैंडेटरी बात है कि उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के होते हुए भी उनको वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। इट शुड फॉलो the law of vector algebra। मतलब इनको वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी यह वेक्टर हैं। मैं आगे बताऊंगा वेक्टर अलजेब्रा के लॉज क्या क्या हैं। चलिए, यानी स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी सिर्फ वैल्यू है, जबकि वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आप पढ़ के आएंगे 9-10 से, एक्सेलरेशन, ETC, बहुत सारे और क्वांटिटी हैं, लेकिन फिर भी मैं ETC लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग बात करते चलेंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर। फिलहाल आप इतना ही जानिए। चलिए, अब हम लोग, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, थ्योरी को बहुत ध्यान से नोट कीजिए। आप अगर गलत लिखेंगे तो फिर गलत समझेंगे। ठीक है, मैं आपको यह भी बता दूंगा, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो किस बुक से पढ़ें, न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं किस बुक से बनाएं। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल मैं भी क्लासेस में बताऊंगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो ये आपने जान लिया स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आखिर इस स्केलर और वेक्टर को देखकर कैसे पहचानेंगे, इनको लिखा कैसे जाता है। इसके लिए एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। आखिर हम वेक्टर और स्केलर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, कैसे हम देख के समझेंगे कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। चलिए, टॉपिक का नाम लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ड फेस्ड। याद रखिएगा, बोल्ड फेस्ड, बोल्ड मतलब गाढ़ा, गाढ़ा दिखने वाला, बोल्ड फेस्ड लेटर और अल्फाबेट बोलिए। और ये कौन सा अल्फाबेट होगा, ये रोमन अल्फाबेट होगा। क्लियर, यानी एबीसीडी जो इंग्लिश में आप लिखते हैं। यानी ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस्ड, गाढ़ा दिखने वाला लेटर या अल्फाबेट जिसको कहते हैं, ठीक है, विथ एन एरो ओवर इट, जिसके ऊपर एक एरो होगा। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए एक अल्फाबेट लिखेंगे और उसके ऊपर एरो देंगे। ये बोल्ड फेस्ड हम लोग लिखने के क्रम में नहीं करते हैं, ये प्रिंटिंग में बनाया हुआ होता है, क्योंकि आप हाथ से बोल्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ये प्रिंटिंग में। तो बुक देख के हम समझ जाएंगे, बोल्ड है तो समझ जाएंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, विथ एन एरो ओवर इट, ठीक है। The alphabet represents, अल्फाबेट बताता है एसोसिएशन, अल्फाबेट ये बताता है एसोसिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड विथ वेक्टर। यानी वो अल्फाबेट यह बताता है कि उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, कितना है यह नहीं बताता है, यह बताता है उसमें मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू है, कितना है यह नहीं बताता है। यानी द अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड विथ वेक्टर, वाइल जबकि एरो ओवर इट, जो इसके ऊपर एरो होगा, रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन ऑफ डायरेक्शन विथ द वेक्टर। और उसके ऊपर जो एरो है वह एरो यह बताता है कि इस वेक्टर में डायरेक्शन है। अल्फाबेट यह बताता है इसमें वैल्यू है, एरो यह बताता है डायरेक्शन है, लेकिन वैल्यू कितना है वो नहीं बताता है, और डायरेक्शन किस तरफ है ये भी नहीं बताता है। इसको नोट डाउन कीजिए।
द डायरेक्शन ऑफ द एरो यहां दिख रहा है ना, चलिए, द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी एरो का जो डायरेक्शन होगा वो बाएं से दाहिने की तरफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इरेस्पेक्टिव, आप लिख लीजिए, मैं इसको वाइप आउट करूंगा, स्पेस चाहिए मुझे। आप टॉपिक का नाम लिख चुके होंगे, मैं उसको मिटा देता हूं, या वीडियो को पॉज करके बैक करके आप लोग नोट कीजिएगा। यानी द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन of the वेक्टर। इसका मतलब यह हुआ उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो एरो लेफ्ट टू राइट ही देंगे। लॉ यही कहता है, क्योंकि जो वेक्टर में जो अल्फाबेट लिखते हैं और उसके ऊपर एरो लिखते हैं, अल्फाबेट यह बताता है उसमें मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू है, कितना है यह नहीं बताता है, डायरेक्शन है किस तरफ है यह नहीं बताता है, और एरो का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा, उसका एक्चुअल डायरेक्शन किधर भी हो। इससे साबित हो गया कि वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए ताकि मैं इसको वाइप आउट करूं और हर एक क्लासेस में कुछ कंटेंट ज्यादा हो पाए। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि सर अगर एरो एक्चुअल डायरेक्शन को नहीं बताता है तो आखिर एक्चुअल डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पता करेंगे, बताएंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए मुझे लग रहा है आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं वाइप आउट करता हूं। चलिए, अच्छा ये तो हो गया किसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, लेकिन वेक्टर में दो चीज है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर हम वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर is represented by putting the vector, अगर किसी वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाना हो तो ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग द वेक्टर अंडर मॉड्यूलस साइन, अंडर UNDER, अंडर मॉड्यूलस साइन। ये मॉड साइन को ऐसे दिखाया जाता है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। यानी किसी भी वेक्टर को अगर मॉड साइन के अंदर में रख देते हैं तो अब उसका डायरेक्शन खत्म हो गया, अब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्लियर?
यानी अब ये एक स्केलर जैसा ही बिहेव करने लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रखें वो वेक्टर ही था। क्लियर? चलिए, हो गया। अब मैं लिखता हूं वाइल स्केलर्स कैन बी जबकि स्केलर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, while scalars can be represented by simply an alphabet। जबकि एक स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कोई झमेला नहीं है स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप इसको नोट डाउन करें। मैंने जितनी बातों को कहा अब मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। प्लीज नोट डाउन करें आप लोग। जितने जल्दी लिखेंगे मैं उतना ही ज़्यादा समझा पाऊंगा आपको क्लासेस में। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। शॉर्टकट अप्लाई ना करें। शॉर्टकट अप्लाई आप तभी करें जब आप फिजिक्स के कंप्लीट थ्योरी को समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने जो बताया है इसको आखिर रिप्रेजेंट कैसे करना है इसको देखते हैं। तो हमने जितनी बातें बोली है, फॉर एग्जांपल लिख दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए, ये सब वेक्टर्स है। वेक्टर ए यानी अल्फाबेट, उसके ऊपर एरो। वेक्टर बी, अल्फाबेट, उसके ऊपर एरो। बोल्ड जो बात है वो प्रिंटिंग में यूज होता है, वो आप हाथ से नहीं बना सकते। वेक्टर सी, अल्फाबेट, एरो। एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट है। वेक्टर डी, चलिए स्मॉल भी लिख दिया, अल्फाबेट, एरो। ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं। इसको करेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये एरो लेफ्ट टू राइट ही है हमेशा। जबकि स्केलर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली ए या स्मॉल ए, बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ई, सारे स्केलर्स हैं। स्केलर्स को लेके कोई झमेला नहीं है क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। आप इसको उतारें, नोट डाउन कर लें ताकि मैं आगे नोट्स को लिखूंगा, थ्योरी को लिखूंगा। 2 क्लासेस लगेंगे वेक्टर के न्यूमेरिकल आते आते। तीसरे क्लासेस से हम लोग, तीसरे वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। अभी एकदम बेसिक्स है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और रिप्रेजेंटेशन को। चलिए, हम लोग और कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये तो हमने जान गया वेक्टर कैसे लिखना है, स्केलर कैसे लिखना है। अब हम लोग यहां बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक वेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या है, बड़ा गौर कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल के लिए सब कंसेप्ट बहुत जरूरी है। वेक्टर में 2 चीजें आपके पास, मैग्नीट्यूड, जिसको आप वैल्यू भी कह रहे हैं, एंड डायरेक्शन। एंड के लिए मैं प्लस लिख रहा हूं, यहां कोई मैथमेटिकल प्लस नहीं लिख रहा हूं, याद रखिएगा। इसको नहीं समझेंगे कि सर प्लस कर रहा है, नहीं, प्लस एंड के लिए मैं प्लस लिख रहा हूं। ठीक है, यानी एक वेक्टर के पास आपके पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जबकि एक स्केलर के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड।
इसका मतलब यह हुआ, अगर हम वेक्टर के डायरेक्शन को हटा दें तो वह एक स्केलर जैसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक वेक्टर का एग्जांपल लेता हूं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर ड्यू ईस्ट। एक वेक्टर है मेरे पास जिसका नाम है वेक्टर ए, जिसका वैल्यू है 5 मीटर। दिस इज व्हाट वैल्यू एंड दिस इज व्हाट डायरेक्शन। जिसका वैल्यू है 5 मीटर और डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, पूरब। ईस्ट मतलब पूरब, पूरब की तरफ, ठीक है। अब इस वेक्टर का मैं सिर्फ वैल्यू लिखना चाहता हूं, यानी 5 मीटर से मुझे मतलब है। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये देखिए, इसको मॉड साइन बोलते हैं, मॉड्यूलस साइन के अंदर में लिखेंगे। इस वेक्टर को मॉड्यूलस साइन के अंदर में लिखेंगे, तो अब इस वेक्टर का डायरेक्शन खत्म हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी 5 मीटर। यानी वेक्टर ए को अगर मैं मॉड्यूलस साइन के अंदर में लिखूंगा तब उसके पास डायरेक्शन खत्म हो गया, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड बचा रहा। यही मैंने थ्योरी पे मेंशन किया है कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिर्फ अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उस वेक्टर को मॉड्यूलस साइन के अंदर रख दीजिए। क्लियर? दिस इज मॉड्यूलस साइन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये जान गए वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, स्केलर को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग समझ गए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आखिर वेक्टर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर नहीं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूं, विजिबिलिटी है ना। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी graphically a vector can be represented by an arrow। एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में वेक्टर को सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यह एरो वेक्टर के एक्चुअल डायरेक्शन की तरफ होगा। यह एरो वेक्टर के एक्चुअल डायरेक्शन की तरफ होगा। वहां पर हमने क्या बताया था, डायरेक्शन किधर भी हो एरो लेफ्ट टू राइट होगा, लेकिन यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा उसी तरफ हम एरो ट्रेस करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो इन द एक्चुअल डायरेक्शन in the actual direction of the vector, यानी वेक्टर के एक्चुअल डायरेक्शन की तरफ हम एरो को खींचेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इज
नोन एज टेल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेल या ओरिजिन। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो इज नोन एज टेल और ओरिजिन, वाइल जबकि फाइनल पॉइंट ऑफ द एरो is known as head और टिप। या तो उसको हेड बोलेंगे या तो उसको टिप बोलेंगे। टिप जनरली हम लोग वर्टेक्स को कहते हैं, सिर को, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, यानी ग्राफ में एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी एरो के द्वारा, और यह एरो वेक्टर के एक्चुअल डायरेक्शन की तरफ खींचना पड़ेगा। एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, नहीं तो टेल बोलेंगे। किसी बुक में ओरिजिन ज्यादा लिखा हो सकता है या किसी बुक में टेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि एरो का जो फाइनल पॉइंट होगा उसको हेड बोलेंगे या टिप बोलेंगे, टिप। चलिए इसको आप नोट डाउन करें, मैं इसको रिप्रेजेंट करके अभी दिखाऊंगा। मुझे लगता है आप लोग लिख चुके होंगे, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब मैं जितनी बातों को कहा मैंने, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। चलिए मेरे पास एक, अच्छा पहले इसके लिए डायरेक्शन सेंस समझ जाइए। आप हालांकि नीचे क्लास में पढ़े होंगे डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस क्या होगा इसमें, आपको ध्यान दीजिएगा। यह ईस्ट होगा, यह वेस्ट होगा, ठीक है। यह वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस नॉर्थ होगा। यह आप ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे क्लास 10th में। और यह साउथ होगा। यानी हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम के हिसाब से करेंगे। चलिए मैं नीचे वाले को भी अब वाइप आउट कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, मैं एक वेक्टर लिखता हूं, हाँ। वेक्टर ए आपको दिख रही है ना, हाँ। इक्वल टू 5 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी वेक्टर ए जो है वो 5 मीटर ईस्ट की तरफ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एरो मैंने लेफ्ट टू राइट किया, ये ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन जब वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, ईस्ट की तरफ एक एरो खींच दिया। दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं एक और लिखता हूं, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी एक वेक्टर लिया मैंने, वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ प्लस वाई एक्सिस की तरफ है। तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बना दिया, यानी यह एक्चुअल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यह एरो लेफ्ट टू राइट ही है। चलिए वेक्टर सी में लेता हूं, ये 10 मीटर ड्यू साउथ, 10 मीटर साउथ की तरफ। साउथ आपका किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो मैं इसको इस तरफ ऐसे ट्रेस करूंगा।